पिछले सेशंस में हमने ये देखा कि गूगल शीट के ऊपर एनालिसिस कैसे करते हैं, रेंजेस कैसे डेवलप करते हैं, रेंजेस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, डेटा फाइल कैसे डेवलप करते हैं। अच्छा, आज इस सेशन में हम ये कोशिश करेंगे कि उस एनालिसिस के फंक्शन को, एनालिसिस के प्रोसेस को हम कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वो एक बहुत छोटी सी जगह होती है, और अगर हमारे पास डेटा फाइल बहुत बड़ी है तो हमें बहुत ज़्यादा माउस को कभी स्क्रीन के इस तरफ जाना पड़ता है, कभी नीचे, कभी ऊपर, और वहाँ पे खासकर जब हम डेटा फाइल के रेफरेंस से बात करते हैं तो टाइटल या उसका जो रेफरेंस होता है फर्स्ट कॉलम वो छुप जाता है। तो आज हम इस प्रोसेस में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इस प्रोसेस को फैसिलिटेट कर सकते हैं, और जब हम एनालिसिस कर लें तो इसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे दूसरे को, जब हम उसको शेयर करेंगे अपने क्लाइंट के साथ, अपने दोस्त के साथ, तो हम किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसको एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ एक बात मैं ज़रूर आपको याद दिलाना चाहता हूँ। अभी बातों में मैंने बहुत सारी टर्म्स यूज़ की, रेंज की टर्म यूज़ की, डेटा फाइल की टर्म यूज़ की, एनालिसिस की टर्म यूज़ की। मैं चाहूँगा कि आप सब लोगों के ज़हनों में इसका बड़ा क्लियर आइडिया हो, क्योंकि अगर ये आइडिया नहीं होगा तो शायद आपको मेरी बहुत सारी बातों की समझ ही नहीं आएगी। तो अगर इस वक़्त भी आप किसी आइडिया को, कि फॉर एग्ज़ाम्पल रेंज किसको कहते हैं, इज़ इक्वल टू का निशान हम गूगल शीट में किस वजह से यूज़ करते हैं, डेटा फाइल किस चीज़ को कहते हैं, आम फाइल और डेटा फाइल में क्या फ़र्क होता है, तो मैं रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा कि पिछले सेशंस को रेफ़र करके जहाँ-जहाँ पे ये चीज़ें डिफ़ाइन हुई हुई हैं, वहाँ-वहाँ से इन चीज़ों को अपने ज़हन में एक क्लियर आइडिया डेवलप कर लें, ताकि हम मेरी बातें आपको बेहतर तौर पे समझ आ सकें। तो आइए हम कंप्यूटर पे चलते हैं और उस पे हम ये देखेंगे कि अपने एनालिसिस के प्रोसेस को हम कैसे फैसिलिटेट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास वही फ़ाइल यहाँ पे गूगल शीट्स पे ओपन है, जिसको मैंने कैगल से डाउनलोड किया था, और ये आपके डाउनलोड एरिया पे मौजूद भी है। जब मैं इस फ़ाइल को देखता हूँ तो इसमें बेतहाशा कॉलम्स हैं और बहुत सारी रोज़ है। अगर मैं गिनना चाहूँ तो 133 कॉलम्स हैं और 5000 के करीब इसकी रोज़ है। इट्स प्रिटी लॉन्ग फाइल। अच्छा, जब मैं इसको मुख्तलिफ हिस्से इसके देखने के लिए माउस के थ्रू इस स्क्रीन को मूव करता हूं, तो देखें जो जो ही मैंने इसको नीचे किया तो इसका जो टाइटल है, जो हेडिंग्स हैं रोज़ की, वो ख़त्म हो गई, सारे वो ऊपर चली गई हैं। सिमिलरली अगर मैं इसके कॉलम्स को आगे करता हूं तो जो फर्स्ट कॉलम है, जो रेफरेंस कॉलम होता है, वो भी मेरी नज़र से ओझल हो गया। अब अगर मुझे अपनी आसानी के लिए कोई ऐसा एनालिसिस करना है कि जिसमें हेडिंग हमेशा सामने रहें, तो हमारे पास गूगल शीट में एक फंक्शन है जिसको हम फ्रीज़ का फंक्शन बोलते हैं। वो फंक्शन कहाँ अवेलेबल है? व्यू का बटन अगर आप प्रेस करें तो व्यू के बटन में मेरे पास एक ऑप्शन मौजूद है जिसे फ्रीज़ कहते हैं। फ्रीज़ में जो ऑप्शन मौजूद हैं, जो वेरी फर्स्ट ऑप्शन है वो नो रो है। इस वक्त मैं वन रो को क्लिक करता हूं और इसका फंक्शनैलिटी, यानी इसका जो इफ़ेक्ट है, वो स्क्रीन के ऊपर क्या होता है वो आपको दिखाता हूं, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये फ्रीज़ का क्या मतलब है। वन रो को हमने क्लिक किया। अब आप देखें कि जो फर्स्ट रो है इस गूगल शीट के ऊपर, उसके नीचे एक ग्रे सी लाइन आ गई है, और अगर मैं इसको माउस की मदद से इस डेटा फाइल को ब्राउज़ भी करता हूं, तो डेटा तो मूव हो रहा है, लेकिन वो जो वेरी फर्स्ट रो है वो वहीं पे फ्रीज़ है, जो कि इस फंक्शन की पहचान भी है। तो वन रो के फ्रीज़ करने का मतलब ये है कि अब मैं इस डेटा को कैसे भी मूव करूं, वो जो वेरी फर्स्ट रो है वो वहीं पे रहेगी, वो मूव नहीं करेगी। और ज़ाहिर है ये हमें एनालिसिस के वक़्त बहुत आसानी रहेगी। अगर हमने किसी ख़ास वेरिएबल का कॉलम हेडिंग देखनी है, उसका नंबर देखना है, सेल रेफरेंस रेंज वगैरह के हिसाब करना है, तो ये फर्स्ट रो को फ्रीज़ करना बहुत आसान रहता है। सिमिलरली जब हम इसी व्यू में, फ्रीज़ में, हम कॉलम के ऊपर जाके वन कॉलम को फ्रीज़ करते हैं, तो इसका इफ़ेक्ट भी वही होगा, रो की बजाय अब ये फर्स्ट कॉलम को फ्रीज़ कर देगा। तो एक बात जो याद रखने वाली है कि जब गूगल शीट वन रो कहती है तो इसका मतलब हमेशा फर्स्ट रो होता है। सिमिलरली वन कॉलम जब गूगल शीट कह रही है तो इसका हमेशा मतलब फर्स्ट कॉलम होगा।
ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये दूसरा या तीसरा या चौथा कॉलम या दूसरी या तीसरी या चौथी रो को हम फ्रीज कर सकें। तो ये फैसिलिटी अवेलेबल है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के लिए। और क्यों अवेलेबल है सिर्फ इन रोज और कॉलम के लिए? क्योंकि फर्स्ट रो में हेडिंग्स होती हैं और फर्स्ट कॉलम में आमतौर के ऊपर रिस्पोंडेंट का रेफरेंस होता है। अब इस बात की भी आपको समझ उसी वक्त आएगी जब आपके पास जहन में डेटा फाइल का क्या स्ट्रक्चर होता है वो कंप्लीट हो। जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि इस सेशन से पहले अगर ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में क्लियर नहीं है तो काइंडली उन सेशंस को में जाके दोबारा सुन के इनको अपने जहन में क्लियर कर लें। ओके, सिमिलरली जब हम इसको 2 रोज़ को फ्रीज करना चाहते हैं, 3 रोज़ को फ्रीज करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम बड़ी आसानी के साथ इस फंक्शनैलिटी को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ये तो था हमारे एनालिसिस को, फंक्शन को, एनालिसिस के प्रोसेस को फैसिलिटेट करना। बाज़ औक़ात ये होता है कि जब हम कोई एनालिसिस कर लेते हैं और वो एनालिसिस करने के बाद हम अपने ज़ाहिर एनालिसिस करने का मतलब है कि हमने कुछ फार्मूले अप्लाई किए हैं, किसी को एवरेज किसी की कैलकुलेट की है, किसी के साथ कोई परसेंटेज कैलकुलेट की है या कोई मीन वैल्यू कैलकुलेट की है, यही एनालिसिस है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट को इन सारी कैलकुलेशन का ना पता चले, उसको बस उसके एंड रिज़ल्ट पे हो। यानी क्लाइंट के सामने या जो हमारी जो ऑडियंस है उसके सामने इनपुट की शीट आए जिसमें वो डेटा इनपुट कर सके और उसके बाद सिर्फ फाइनल शीट जिसके ऊपर उसके रिजल्ट उसके सामने आ रहे हों वो नज़र आए। जो प्रोसेसिंग का अमल है, जो प्रोसेसिंग के स्टेप्स है, वो उसको नज़र ना आए। अच्छा, ऐसा बहुत सारे तरीक़ों की वजह से हो सकता है। हम ये नहीं चाहते कि हमारे क्लाइंट्स हमारे फार्मूले देख सकें ताकि हमारी जो कंपेटिटिव एज है कि ये फार्मूले हमने डेवलप किए हुए हैं वो उन तक ना चले जाएं। ज़ाहिर है जब हमारे फार्मूले उनको पता चल जाएगा तो हमारे जो कंपेटिटर हैं वो इसी तरह की शीट और भी बना लेंगे, तो हमारा मार्केट में कंपेटिटिव एज जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये भी वजह हो सकती है कि बाज़ औक़ात हम कुछ रिज़ल्ट तक पहुँचे और जब हमने वो क्लाइंट के पास वो शीट दी है तो हमें ये खदशा है कि क्लाइंट इसको गलती से या किसी और वजह से कहीं कोई चेंज ना कर ले, क्योंकि जब फार्मूलों को चेंज कर देंगे तो इसके रिजल्ट डिफरेंट हो जाएंगे। तो जाहिर है आपने तो फार्मूले जो लगाए हुए हैं, आपने जो एनालिसिस किया हुआ है तो वो किसी रेफरेंस से किया हुआ है, उसको ठीक समझ के किया हुआ है। लेकिन अगर क्लाइंट अपनी मर्जी से उसको चेंज कर देगा तो रिजल्ट वो नहीं होंगे जो आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इन तमाम हवालों से चाहते हैं कि आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकें। आप ये इस स्क्रीन के अपनी गूगल शीट के किसी ख़ास हिस्से को प्रोटेक्ट कर सके ताकि वो चेंज ना हो सके। वो कैसे होता है? अगर हम यहाँ पे डेटा में क्लिक करें तो डेटा में हमारे पास सब ऑप्शन एक मौजूद है, प्रोटेक्ट शीट्स एंड रेंजेस। अच्छा, अब शीट का मतलब क्या होगा कि गूगल की शीट एक कंप्लीट राइट फ्रॉम रो 1 टू रो लास्ट, फ्रॉम कॉलम 1 टू कॉलम लास्ट, जितनी भी कॉलम्स और जितनी भी रोज हैं वो सारी की सारी एक शीट में आते हैं। अगर मैं इस वाले ऑप्शन को क्लिक करूंगा तो पूरी शीट भी प्रोटेक्ट हो सकती है। और अगर मैं किसी एक ख़ास रेंज को, 2 या 3 सेल को या इवन एक सेल को प्रोटेक्ट करना चाहता हूं बजाय कि पूरी शीट को प्रोटेक्ट करूं, तो वो भी यहाँ पे अमल हो सकता है। फॉर एग्जांपल कैसे हम करेंगे? इसको क्लिक किया, अब हमें ये ऑप्शन देगा ऐड ए शीट और रेंज। अब हमने वो एरिया बताना है कि जिसको हमने फ्रीज करना है। क्या हमने एक कंप्लीट शीट को फ्रीज करना है या सिर्फ एक रेंज को फ्रीज करना है? इसको क्लिक किया, अब हमने इसका कोई नाम रख दिया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इसका नाम क्लाइंट प्रोटेक्शन एरिया 1। अब ये नाम कुछ भी रखा जा सकता है। बेसिकली नाम रखने का मकसद ये है कि आपको याद रहे कि आपने ये एरिया क्यों फ्रीज किया था, उसकी वजह क्या थी। तो कोई भी नाम रखा जा सकता है जो आपको याद रहे। उसके बाद अगर आपने किसी रेंज को फिक्स करना है या कंप्लीट शीट को फिक्स करना है तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। मैं फॉर एग्जांपल अगर किसी एक रेंज को फिक्स करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और उसके बाद जिस एरिया को मैंने फिक्स करना है
और ये एरिया कौन सा बन रहा है, ये C3 से स्टार्ट हो रहा है और E7 तक एरिया जा रहा है, इसको मैंने प्रोटेक्ट कर लिया। और यही एरिया जो है यहाँ पे लिखा गया है, इसको ओके का बटन हम प्रेस करेंगे और ये हमारे पास परमिशन हमसे मांग रहा है कि क्या हम ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं सिर्फ अपने लिए लगा रहे हैं, अपने क्लाइंट के लिए लगा रहे हैं, क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे लिखा आ रहा होगा ओनली यू, यानी ये वाला जो एरिया है जिसको मैंने प्रोटेक्ट किया है ये मैं सिर्फ खुद देख सकता हूँ। इसी तरह से कुछ और ऑप्शन भी हैं कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे क्लाइंट में या मेरे सबॉर्डिनेट में या मेरे टीम में कोई और बंदे भी इसको देख सकें तो मैं यहाँ पे उसको भी रेफ़र कर दूँगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं इस चीज़ को देख सकूँ तो मैं सिर्फ ओनली यू पे इसको क्लिक कर सकूँगा। सिमिलरली शो ए वार्निंग व्हेन एडिटिंग दिस रेंज, अगर आप चाहते हैं कि प्रोटेक्शन ऐसी ना हो कि हम उसको चेंज ही ना कर सकें, सिर्फ एक वार्निंग आ जाए जिससे पता चल जाए कि ये एक ख़तरनाक एरिया जिसको आप एडिट करने जा रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। आम तौर के ऊपर जो यूज़ किया जाता है वो रिस्ट्रिक्शन पे किया जाता है ताकि उस एरिया को मुकम्मल तौर के ऊपर फ्रीज़ कर दिया जाए, प्रोटेक्ट कर लिया जाए कि आपके अलावा कोई भी उसको चेंज ना कर सके। इसको डन कर दिया। अब यहाँ पे इसने सेव कर लिया। अब जब भी इस एरिया में आप अगर कोई चेंज करेंगे, आपको तो इजाज़त है, कंप्यूटर आपको नहीं रोकेगा, लेकिन अगर आपके अलावा किसी और अकाउंट से ये चेंज होनी चाहेगी तो कंप्यूटर उसको रोक देगा। अच्छा, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि इस वक्त कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हैं या कोई और काम कर रहा है। तो आपको याद होगा कि जब हमने गूगल शीट ऑन की थी तो इसने सबसे पहले हमसे गूगल का या जीमेल का अकाउंट मांगा था। तो गूगल शीट उस अकाउंट से आइडेंटिफाई करेगी कि इस वक्त कंप्यूटर के ऊपर काम करने वाले आप हैं या कोई और है। तो अगर आप अपने अकाउंट से इसको चेंज कर रहे हैं तो गूगल आपको बिल्कुल नहीं रोकेगा कि इसको चेंज कैसे करते हैं या चेंज करेंगे या चेंज करना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपके अलावा गूगल शीट के ऊपर किसी और अकाउंट से इसी शीट के ऊपर काम किया जा रहा है तो गूगल इस पर्टिकुलर एरिया में मैं कोई भी चेंज करना चाहूँगा तो उसको वो रोक देगा। तो ये तरीके हम आम तौर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। हम पूरी शीट को भी रोक सकते हैं। बहुत सारे जब हम बनी बनाई एप्लीकेशन देखते हैं गूगल शीट के ऊपर तो हमारे पास यही वाला फीचर जो है वो सामने आ जाता है कि कुछ एरिया तो हम एडिट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, नंबर फार्मूले वगैरह एंटर कर सकते हैं। और कुछ एरिया उस शीट के बनाने वाले ने प्रोटेक्ट किया होता है, फ्रीज़ किया होता है ताकि हम उसमें चेंज करना भी चाहें तो ना कर सकें। क्यों ना कर सकें? क्योंकि यहाँ पे उसके कॉपीराइट्स हैं, यहाँ पे उसके अपने फार्मूले, और वो ये नहीं चाहता कि उसके रिज़ल्ट अनऑथोराइज्ड वे से चेंज हो जाए। तो ये मैंने कोशिश की है कि आपको ये दो फीचर बता सकूं। ये बहुत यूज़फुल फीचर है। यहाँ पे कौन से दो फीचर, एक मैंने व्यू में फ्रीज़ को किया है और यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूँ कि जब हम फ्रीज़ कर लेते हैं, जिस तरह इस वक्त आपको स्क्रीन जो नज़र आ रही है वो फ्रीज़ फॉर्म में है। अगर आप इस वक्त देखें तो स्क्रीन में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम फ्रीज़ है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं ये अनफ्रीज़ हो जाए, यानी जो फ्रीजिंग का प्रोसेस है वो हम ख़त्म कर दें, तो इसको कैसे करेंगे? व्यू में जाके वही फ्रीज़ और फिर हम नो रोज़ पे क्लिक कर देंगे। जो ही नो रोज़ क्लिक किया तो यहाँ पे रोज़ में जो नीचे ग्रे कलर की लाइन थी वो ख़त्म हो गई, यानी गूगल इसको फ्रीज़ नहीं कर रही। सिमिलरली जब हम कॉलम को अनफ्रीज़ करना चाहेंगे तो नो कॉलम पे क्लिक कर देंगे तो वो ग्रे कलर की लाइन ख़त्म हो जाएगी। दूसरे मानों में मैं आपको ये कह रहा हूँ कि किसी भी गूगल शीट को देखते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि क्या इसमें कुछ कॉलम्स या कुछ रोज़ फ्रीज़ हुई हैं या नहीं हुई। तो उसकी इंडिकेटर वो ग्रे लाइन है कि जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि ये एरिया फ्रीज़ है और ये एरिया फ्रीज़ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त अगर मैं शीट को देखूँ तो इस शीट में फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम या सेकंड रो या सेकंड कॉलम कोई एरिया भी फ्रीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी ग्रे लाइन नहीं लगी हुई। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा इस सेशन में कि हम एनालिसिस के प्रोसेस को फैसिलिटेट कैसे करेंगे। अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन अगर बहुत छोटी है और डेटा फाइल बहुत बड़ी है तो हम कैसे स्क्रीन के कुछ हिस्से को फिक्स कर लेंगे, फ्रीज़ कर लेंगे और फिर हम अपने एनालिसिस को
हम आसानी के साथ परफॉर्म कर सकेंगे। सिमिलरली जब हमने इस शीट को अपने क्लाइंट को, अपने दोस्त को या किसी और जगह पे शेयर करना हो और हम स्क्रीन में जो हमने फंक्शन की है, हमने जो प्रोसेसिंग की है, जो फार्मूले अप्लाई किए हैं, उनको छुपाना चाहते हैं ताकि हमारे कॉपीराइट्स भी रहें, तो उनको कैसे छुपाएंगे? उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।